टीआरपी मामले में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से जारी रिमांड नोट के मुताबिक जांच में पाया गया है कि रेटिंग में गड़बड़ी करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को लाखों रुपए दिए। इस पैसे से पार्थोदास गुप्ता ने गहने और महंगी घड़ियां खरीदी। इसके बदले में अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी के टीआरपी को बढ़ाया गया। इस रिमांड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम सोहित के पास चलते हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सोहित, बताइए, इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, तो अभी तक ये जो जांच है ये कहां तक पहुंची है और इस रिमांड नोट में क्या क्या बातें कही गई? बिल्कुल, देखिए, ये जांच में अब तक ये 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया था। पार्थोदास गुप्ता, जिन्हें गिरफ्तार कर अदालत में कल पेश किया गया था, वो दरअसल BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है उसके पूर्व सीईओ रह चुके हैं। कल जो इन्हें जब अदालत में पेश किया गया तब उन्हें कहा गया कि इस पूरे जो टीआरपी घोटाला सामने आया है उसमें वो मास्टरमाइंड है, ऐसा कहा गया है। 2016 से 2019 के बीच में ये घोटाला होने की बात भी सामने आई है। अर्नब गोस्वामी का नाम कल पहली बार इस पूरे, अगर बात करें तो इस पूरे टीआरपी मामले में आया है। जो रिमांड नोट है उसमें लिखा गया है कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी यानी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है उसके टीआरपी को बढ़ाने के लिए अर्नब गोस्वामी की ओर से पार्थोदास गुप्ता को लाखों रुपए की रिश्वत दी गई थी, जिससे उन्होंने घड़ी और कई महंगे गहने और कई सारी चीज़ें खरीदी हैं। और ये सारी चीज़ें जो है रिमांड नोट पर भी लिखी गई हैं, जिसके बदले में पार्थोदास गुप्ता ने टीआरपी में फेरबदल किया और हेरफेर करने का काम भी उन्होंने किया। ये सारी चीज़ें मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने अब तक की जांच में पाया है। अब इसके बाद आगे कल उन्हें अदालत में जब पेश किया गया था तब 2 दिनों तक यानी 30 तारीख तक उनकी जो हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। पार्थोदास गुप्ता को अभी 30 तारीख को वापस पेश किया जाएगा। बहरहाल ये भी देखना अहम हो जाएगा कि क्या इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्या उन्हें समन भेजा जाता है। जिस तरह से उनका नाम आ रहा है और काफ़ी गंभीर आरोप है, उन पर आरोप लगा है रिश्वत देने का, ताकि टीआरपी को बढ़ाया जा सके उनके चैनल का, जिसका फ़ायदा किस तरह से होता है वो मैं बता दूं कि अगर आपकी टीआरपी ज़्यादा होती है तो आपको जो एडवर्टीजमेंट आपके यहाँ पे जो करते हैं उसके बदले में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसमें मुंबई पुलिस अगला कदम क्या उठाती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि पहली बार अर्नब गोस्वामी का नाम टीआरपी केस में आया। इससे पहले अगर बात करें तो अन्वय नाइक सुसाइड मामले में हम सभी ने देखा था किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ा था, कितना हंगामा हुआ था जब अर्नब गोस्वामी के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची थी। तो ये मामले में क्या होगा ये देखना अहम होगा। बहरहाल पहली बार रिमांड कॉपी में बतौर लिखा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने रिश्वत दिया था पार्थोदास गुप्ता को, जिसके बदले में उन्होंने टीआरपी में हेरफेर करने का काम किया। 2016 से 2019 के बीच में पार्थोदास गुप्ता 2013 से 2019 के बीच BARC के सीईओ थे, यानी सबसे बड़ा पद उनका ही था, और मुंबई पुलिस ने उन्हें वैसे ही इस पूरे टीआरपी स्कैम का मास्टरमाइंड बताया है। शुक्रिया सोहित आपका सब जानकारी के लिए। तो टीआरपी मामले में जांच आगे बढ़ रही है और इसमें जो रिमांड नोट दाखिल किया गया उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम सामने आ रहा है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने पैसे दिए। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस बारे में संजय राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राउत ने कहा कि पेश होने के लिए उन्होंने 2-4 दिन का वक्त मांगा। उन्होंने साफ किया कि वो ईडी के नोटिस को नजरअंदाज नहीं करेंगे और पूरे ब्यौरे के साथ जवाब देंगे। खबरों के मुताबिक ईडी ने कुछ दिन पहले पीएमसी घोटाले के आरोप में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था और जांच में प्रवीण के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में बड़े ट्रांजैक्शन का पता चला। देखिए, कम्युनिकेशन तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। अगर कोई सरकार का कागज आता है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। श्रीमती वर्षा राउत जी के नोटिस के बारे में, नोटिस अब तक मैंने देखी नहीं है, नोटिस मेरे नाम पर नहीं है, मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है, तो चलने दो। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से वर्षा राउत, जो संजय राउत की पत्नी है, उन्हें नोटिस दिया गया था और उन्हें 29 दिसंबर यानी आज सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर में पहुंचना था। ये जो नोटिस है, पीएमसी बैंक में एक आरोपी हैं प्रवीण राउत, जो संजय राउत का करीबी माने जाते हैं, उनके साथ में वर्षा राउत का जो 55 लाख रुपए का एक लेन देन हुआ है, उस पर पूछताछ के लिए उन्हें यह नोटिस जारी किया गया था। अगर बात की जाए तो सोमवार के दिन संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफ़ी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमला किया था, ईडी पर भी उन्होंने हमला किया था। आज सुबह अगर बात करें तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वर्षा राउत आज नहीं जाने वाली हैं ईडी दफ्तर। उन्होंने कहा कि उन्होंने समय मांगा है, साथ ही कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, भले ही दबाव में आकर ये नोटिस ज़रूर दिया गया हो, लेकिन हम इसका पालन करते हैं, हम कानून का पालन करते हैं और हम जवाब देंगे। हमने जवाब देने के लिए नोटिस मांगा है, हमने समय मांगा है और सूत्रों के अनुसार 5 जनवरी को वर्षा राउत ईडी दफ्तर पहुंच सकती हैं। हालांकि शिवसेना पहले से ही आक्रामक है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से ईडी दफ्तर के बाहर भाजपा प्रदेश ऑफिस, ऐसा एक बोर्ड लगाया गया था, भाजपा प्रदेश कार्यालय, तो वहीं देर रात बीजेपी ऑफिस के बाहर एक ईडी का पोस्टर लगाया गया जहां पर लिखा गया कि यहां पर बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को नोटिस दिया जाता है। तो शिवसेना अपने आप पहले से ही जिस तरह से आक्रामक है, वो फिलहाल अभी भी उसी तरह से आक्रामक है। लेकिन आज वर्षा राउत, जिन्हें ईडी ऑफिस 11 बजे पहुंचना था, वो नहीं जाने वाली हैं। उन्होंने समय मांगा है और शायद 5 जनवरी को वहां पर जाएं और अपनी बात को रखें। शिवसेना का एक जो दूसरा सवाल है वो यही है कि जब तक वो बीजेपी के साथ में होते हैं तब तक कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये 12 साल पहले का है। ऐसे में 12 साल में ये मामला क्यों नहीं उठा, ये एक सवाल शिवसेना उठा रही है। साथ ही साथ जब अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई है, खासतौर पर अगर बात करें एकनाथ खड़से, जो पहले बीजेपी में थे, वहाँ पर राजस्व मंत्री थे, बड़े नेता थे, वो जब तक बीजेपी में थे उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। अब वो एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी ईडी की ओर से नोटिस मिला है। 30 तारीख को उन्हें ईडी दफ्तर पहुँचना है और भी कई महाविकास आघाड़ी के नेताओं को नोटिस मिला हुआ है। तो संजय राउत ने कल ये भी आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है ताकि ये सरकार ना चले। ये बात कल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, तो उसी अंदाज में वो आज भी नजर आए, लेकिन ये साफ किया कि वर्षा राउत आज ईडी के दफ्तर में नहीं जाने वाली हैं। जी, शुक्रिया सोहित आपका सब जानकारी के लिए। आपको बताएं कि कर्नाटक विधान परिषद के उप सभापति एसएल धर्मेगौड़ा का शव चिकमंगलुरु में रेलवे ट्रैक पर मिलने की खबर है। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। बीते दिनों कर्नाटक विधान परिषद में हाथापाई की नौबत आ गई थी। उस वक्त सदन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और जबरन उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया था। उनके साथ बदसलूकी का आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगा है। यह वक्त एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया क्यों हुए गिरफ्तार। अब खबर मुंबई से। मुंबई के चारकोप में साईं मंदिर में 3 लोगों की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मुख्य आरोपी भावेश चांदुलकर और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों में पवार भी शामिल था। पवार और आरोपी भावेश आसपास ही रहते थे। दोनों में पटती नहीं थी और अक्सर झगड़ा होता था। 25 दिसंबर को दोनों के बीच सिगरेट को लेकर कुछ बहस हुई। भावेश उसी दिन से पवार से बदला लेने की फिराक में था। 27 दिसंबर की रात पवार और उसके 2 साथी मंदिर में मौजूद थे। रात 4 बजे भावेश ने 5 लीटर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। इस दौरान भावेश भी झुलस गया था। उसके झुलसने की वजह से ही पुलिस को उस पर शक जो है वो बढ़ा और फिर पूछताछ में उसका जुर्म सामने आया। भारत के मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में हुई है। इनकी महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स कार को भी जब्त किया गया है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दिलीप छाबरिया के अलावा कुछ और लोग भी गिरफ्तार किए गए।
और अब नजर डालते हैं क्राइम रैप में और आपको तेज रफ्तार से बताते हैं क्राइम से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक महिला को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। सोने की तस्करी के लिए इस बार एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया गया। कार्बन कोटिंग के जरिए सोने को फॉइल में बदलकर तस्करी का मामला जो है वो सामने आया। महिला के पास से 24 कैरेट की 481 ग्राम गोल्ड फॉइल बरामद की गई। दिल्ली के शाहदरा के रोहताश नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां नए साल में पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर पोते ने अपनी ही दादी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। करण अपने मां बाप के साथ पहली मंजिल पर रहता था और दादी ग्राउंड फ्लोर पर। जब परिवार ने देखा कि रविवार की सुबह दादी घर से बाहर नहीं आई तो मामले का खुलासा हुआ। हत्या करने के बाद करण अलमारी में रखे 18,000 लेकर फरार हो गया था, लेकिन पिता के बुलाने पर वो लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने बीती रात मलाड के मनरंगी हुक्का पार्लर पर छापा मारा। यहां अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था और तंबाकू डले हुक्के का इस्तेमाल लोग यहां पर कर रहे थे, जो गैर कानूनी है। इसके अलावा खाना सर्व करने के नाम पर देर रात तक हुक्का सर्विस चलाने के लिए बॉम्बे पुलिस एक्ट की धाराओं के अलावा पेंडेमिक एक्ट की धाराओं के तहत भी मामला यहां पर दर्ज किया गया। दर्जनों हुक्के और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी जब्त की गई। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।